आज का वीडियो नंबर 20वां नंबर का वीडियो है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, एक दो करते करते 20वां नंबर वीडियो पर हम आ चुके हैं, थ्योरी और एमसीक्यू का। अब समझिए, इससे पहले मैं 19 वीडियो तक दिया हूँ। कितना सारा जो है मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, कितना सारा जो है आप लोग को चीज़ें समझा दिया हूँ। अगर डेली आप लोग देखते हैं तो आज तक 20वां नंबर के वीडियो है, बहुत सारे चीज़ें देखने को समझने को मिला होगा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक स्टाफ नर्स के लिए ये कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे वो वीडियो 50 हो जाए 60 हो जाए। और कंटिन्यू जो देखते रहेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा, और नहीं देखने वाले के लिए तो उनके लिए कुछ नहीं है, घूमते रह जाएंगे। ठीक है ना। मेरा यही कहना है, थ्योरी पर फोकस करें। चाहे आप खुद से भी पढ़ें, चाहे किसी के क्लास ले रहे हों, थ्योरी पर फोकस करें तो बेहतर रहेगा। एमसीक्यू पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, बस एमसीक्यू प्रैक्टिस दिला सकता है। एमसीक्यू आपके नॉलेज को जो है देख सकता है कि आप एमसीक्यू में सही कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन एमसीक्यू नॉलेज आपका नहीं बढ़ा सकता है। नॉलेज बढ़ाना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाना है, तो आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। आहार में एक या अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हीमोग्लोबिन स्तर का सामान्य से कम हो जाना पोषणीय एनीमिया, न्यूट्रिशन एनीमिया कहलाता है। माय डियर, आहार में देखिए, आहार में हम भोजन में कुछ बहुत सारी चीज़ लेते हैं। उसमें से आयरन होता है, फॉलिक एसिड हो जाता है, ठीक है ना, विटामिन B12 होता है। तो इन सब के स्रोत कहाँ से है? भोजन से ही है। लेकिन इन सब में कमी होने से जो हीमोग्लोबिन का स्तर कमता है वह न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, यानी पोषण वाला एनीमिया, पोषणीय एनीमिया। क्योंकि हम पोषण से आहार के द्वारा ये चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं जो मेंटेन कर रहा है ब्लड हीमोग्लोबिन को, लेकिन हमें आहार में वो चीज़ें कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन स्तर कम हो जाएगा। तो इसीलिए उसे पोषणीय एनीमिया कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन एनीमिया न्यूट्रिशंस में कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे है, आहार में आयोडीन की कमी से गलकंड या जिसे घेघा रोग नामक रोग हो जाता है। इस रोग में गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड का आकार अत्यधिक बढ़ जाता है, और थायराइड ग्लैंड बढ़ने से इसके लिए जो सर्जरी होता है वह आपका होता है थायरॉइडेक्टोमी। ठीक है ना, थायरॉइडेक्टोमी जो है आपका सर्जरी होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले में पाई जाती है। ठीक है ना, भारत में ये जो बीमारी है मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं उनमें पाया जाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, देख लीजिए, लैथरिज्म जो है वो लकवा उत्पन्न करने वाली डिजीज है। ठीक है ना, जो खेसरी दाल के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। इस बीमारी में टांगों की मसल्स लकवाग्रस्त पैरालिसिस हो जाते हैं। तो लैथरिज्म याद रखिएगा, पैरालिसिस उत्पन्न करने वाली एक डिजीज है जो खेसरी के दाल के उपयोग के कारण होता है। और इस बीमारी में टांग का जो पैर का जो मसल्स है, मांसपेशी है, वह पैरालाइज्ड जो है हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। समान तौर पर किसी देश की पॉपुलेशन में 0.2 से 0.5% के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, जबकि भारत की पॉपुलेशन में एनुअल ग्रोथ रेट जो है 2% है, जो कि सामान्य से अधिक कहीं ज़्यादा है। यानी किसी भी देश का जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ रेट है, जो जनसंख्या में वृद्धि दर है, वह 0.25 से 0.5 तक होनी चाहिए वृद्धि दर। लेकिन भारत का जो है काफ़ी ज़्यादा है, ये 2% है, जो कि कहीं ज़्यादा है। यानी पर जो ईयर जो वार्षिक जो वृद्धि दर है जनसंख्या में वो 2% है, जो कहीं भी ज़्यादा है। होना कितना चाहिए? इतना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे है, उप केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य फोकस बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पर होता है। हालांकि यहाँ उन्नायक, प्रोमोटिव, डायग्नोस्टिक तथा कुछ मात्रा में उपचारात्मक थेरेप्यूटिक स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश भी किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि सब सेंटर किन चीज़ों पर फोकस करता है,
तो मुख्य फोकस सब सेंटर का जो हेल्थ सर्विस जो स्वास्थ्य सेवा होता है उसमें मुख्य फोकस यही होता है कि बीमारियों को रोकथाम किया जाए। सब सेंटर पर विस्तृत जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहाँ पे बस आपको थोड़ा मोड़ा फर्स्ट एड वगैरह कर दिया जाएगा, बाकी वहाँ पे उपचार का साधन उतना नहीं होता है। तो यह ज़्यादातर बीमारी के रोकथाम पर ही फोकस करता है, प्रिवेंशन पर ही फोकस करता है। लेकिन कुछ मात्रा में यह प्रोमोटिव भी करता है, डायग्नोस्टिक भी करता है और थेरेप्यूटिक भी हल्का करता है कुछ मात्रा में, और यही सब जो है सब सेंटर पर होता है। लेकिन मेनली रूप से यह जो है किस पर फोकस करता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पर। आगे बढ़ता हूँ। बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से मैदानी इलाकों में 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी स्थापित होता है और पहाड़ी तथा जनजातीय एरिया में यह पॉपुलेशन 20,000 तक हो सकती है। यानी कहने का मतलब है जो पीएचसी होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यह मैदानी क्षेत्र में 30,000 और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में 20,000 के जनसंख्या पर। ठीक है, आगे है एक पीएचसी के अंतर्गत 5 से 6 उपकेंद्र आते हैं। यानी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर लगभग 5 से 6 जो है उपकेंद्र आपको आ जाता है, समझ गए। यानी 5 से 6 उपकेंद्र पर एक पीएचसी आपके होते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, 80 से 1,20,000 के जनसंख्या को कवर करता है। मैदानी इलाका में 1,20,000 पर एक सीएचसी और पहाड़ी और दूरवर्ती एरिया में एक सीएचसी 80,000 के जनसंख्या को कवर करता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए आगे यहाँ पे है एक सीएचसी 4 पीएचसी के रेफरल यूनिट का कार्य भी करती है। यानी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसके अंदर 4 पीएचसी का यह जो है रेफरल यूनिट का भी कार्य करता है, समझ गए। ब्रेस्ट मिल्क शिशु के लिए आसानी से पचने वाला होता है। यानी जो ब्रेस्ट स्तनपान जो कराया जाता है बच्चे को, वो बहुत ही आसानी से पच जाता है बच्चा को। ओके, आगे है ब्रेस्ट फीडिंग माँ एवं उसके शिशु के मध्य इमोशनल बॉन्ड स्थापित करता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, स्तनपान कराने से माँ और बच्चे यानी माँ और शिशु के बीच भावनात्मक लगाव जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, मजबूत होता है। ठीक है, आगे है आशा का पूरा नाम एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा का पूरा नाम यहाँ पे होता है। आगे है स्तनपान से माँ में प्रसव के बाद रक्तस्राव के होने की संभावना कम रहती है। जो महिला स्तनपान कराती है बच्चे को समय समय पर, उसके प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होने की जो संभावना होती है वह कम होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है माय डियर यहाँ पे यदि डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन द्वारा हुई है तो स्तनपान डिलीवरी के बाद 4 घंटे के अंदर आरंभ कर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर डिलीवरी सर्जरी यानी सी सेक्शन के द्वारा हुई है तो जो स्तनपान है डिलीवरी के 4 घंटे के अंदर प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है, आगे है जन्म के बाद प्रथम 24 घंटे के दौरान नवजात को प्रत्येक 2 से 3 घंटे के अंतराल पर स्तनपान कराना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जन्म के बाद प्रथम जो 24 घंटे का समय होता है, इस 24 घंटे में नवजात को पर 2 से 3 घंटे के अंतराल पर स्तनपान करवाना चाहिए। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। शिशु के भूखा होने पर ही उसे स्तनपान करवाना डिमांड फीडिंग कहलाता है। यानी शिशु के भूखा होने पर ही, मतलब शिशु को जब भूख लगेगा तभी आप जो है फीडिंग करवा रहे हैं स्तनपान, तो उसे हम लोग डिमांड फीडिंग कहते हैं। जब ज़रूरी हो तब पूरा करना, वही डिमांड फीडिंग। आगे है माय डियर, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं स्तनपान कराने से पूर्व माँ को अपने आप को फिजिकली तथा साइकोलॉजिकली तैयार कर लेना चाहिए। स्तनपान कराने से पहले फिजिकली तौर पर और साइकोलॉजिकल तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। आगे है माय डियर स्तनपान कराने के दौरान अच्छे अटैचमेंट के चिन्ह क्या है। यानी स्तनपान एक महिला करा रही है तो उसमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अच्छे अटैचमेंट का क्या चिन्ह है। देखिए
शिशु का सिर ब्रेस्ट के एकदम नज़दीक होना चाहिए। अच्छे अटैचमेंट के लिए, अच्छे पकड़ के लिए स्तन से शिशु का सिर ब्रेस्ट के नज़दीक होना चाहिए। शिशु का मुंह पूरी तरह खुला होना चाहिए। शिशु की चिन ब्रेस्ट को छूती हुई होनी चाहिए और ये सब अच्छी अटैचमेंट होती है। ठीक है। उसके बाद है एरियोला का अधिकांश भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए तथा यह बाहर की ओर विजिबल नहीं होना चाहिए। एरियोला जो निपल होता है वो वाला भाग बिल्कुल बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए, वह विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर विजिबल है तो समझिए कि वो जो है अच्छे पकड़ बच्चा नहीं कर रहा है उसको। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ माय डियर। फीटल स्कल में पाए जाने वाले, फीटल यानी भ्रूण के खोपड़ी में पाए जाने वाले जो अग्र फ्रंटल है, एंटेरियर फ्रंटली है, इसे ब्रेगमा भी कहा जाता है। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि फीटल स्कल में जो एंटेरियर फ्रंटली है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसे ब्रेगमा नाम से भी जानते हैं। यह जन्म के बाद लगभग 18 माह की उम्र पर बंद हो जाती है, जो आपको मैं पढ़ा रखा हूँ कि भ्रूण के खोपड़ी है। ठीक है। खोपड़ी में जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपके होते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पार्ट होता है ये खुला हुआ होता है। ठीक है ना, पीछे आगे दोनों। तो इसी को बंद होना जो है, ये आगे वाला बंद 18 माह में होता है और ये पीछे वाला बंद जो है 1 से 1.5 महीने में हो जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे भ्रूणीय कपाल, फीटल स्कल में पाए जाने वाले पिछला फ्रंटल पोस्टेरियर फ्रंटली को लेम्बडा भी कहते हैं। आगे वाले को ब्रेगमा, पीछे वाले को लेम्बडा। यह जन्म के बाद लगभग 6 सप्ताह यानी 1.5 माह की उम्र पर बंद हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ। एक मैच्योर स्पर्म की संरचना में निम्न 3 भाग मौजूद होते हैं। यानी एक परिपक्व स्पर्म, एक मेल का मैच्योर स्पर्म जो होता है उसमें 3 भाग होगा। हेड होगा, बॉडी होगा और पूंछ होगा, टेल होगा। ये 3 भाग जो है आपके होते हैं मैच्योर्ड स्पर्म में। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। शुक्राणु के सिर, यानी जो शुक्राणु के सिर हेड वाला भाग है, भाग में हाइलुरोनिडेज, ठीक है ना, हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि अंडे की बाहरी परत को भेदने के लिए आवश्यक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म में वह कौन सा एंजाइम होता है जो अंडे को भेदने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो शुक्राणु के सिर वाला भाग वही तो पहले छेद करता है, भेदता है। तो उसके लिए हाइलुरोनिडेज जो नामक एंजाइम होता है, हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम होता है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नाभि शिरा अम्बिलिकल वेन भ्रूण में नाभि वाले भाग से प्रवेश करती है। यानी अम्बिलिकल वेन जो होता है वह भ्रूण में नाभि वाले, देख लीजिए, अम्बिलिकल शिरा, अम्बिलिकल वेन यानी अम्बिलिकल जो नाभि नाल होता है उसमें जो वेन है वो भ्रूण में नाभि नाल वाले भाग से प्रवेश करती है और इसके द्वारा ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स युक्त ब्लड प्लेसेंटा से भ्रूण की ओर ले जाता है। कहने का मतलब है जो अम्बिलिकल वेन होता है यह भ्रूण में नाभि वाले भाग से प्रवेश करती है। ठीक है ना, और इसके द्वारा ऑक्सीजन और तमाम न्यूट्रिएंट्स ब्लड प्लेसेंटा से भ्रूण की ओर जाता है। ओके। आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान वेजिना की ब्लड सप्लाई तथा लचीलापन बढ़ जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान उपापचय की दर, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाते हैं। ओके। आगे है प्रेगनेंसी के प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान बार बार मूत्र त्याग की समस्या। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रेगनेंसी के दौरान प्रथम ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें बार बार मूत्र त्याग की समस्या जो है आपके होते रहते हैं। ठीक है ना। तथा गर्भाशय द्वारा यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव डालने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इन चीज़ ये क्यों होता है, प्रथम ट्राइमेस्टर में बार बार जो है मूत्र त्याग क्यों होता है, तो जो आपके यहाँ पे
तो जो आपका एक्सागेरेटेड एंटीवर्टेड होता है, तो जो आपका एक्सागेरेटेड एंटीवर्टेड है और जो भारी यूट्रस होता है, इसके दबाव पड़ने से बार बार ब्लैडर जो है आपके खाली करने के लिए उत्तेजित करता है। समझ गए। आगे है प्रसर्व के प्रथम अवस्था के दौरान यदि मेम्ब्रेन फटी हुई नहीं हुई हो तो महिला को लगातार घूमते फिरते रहने की सलाह देनी चाहिए। देखिए, लेबर के प्रथम स्टेज के दौरान अगर झिल्लियाँ नहीं फटी हुई हो तो महिला को कहना चाहिए कि लगातार घूमते फिरते रहे, क्योंकि इससे दबाव जो है पड़ता है यूट्रस पर और वो फटेगा और बाहर आएगा। ठीक है ना। आगे है प्रसर्व प्रक्रिया के प्रबंध के दौरान अधिकतम अवलोकन तथा न्यूनतम क्रियान्वय, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम क्रियान्वय के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यानी प्रसर्व के प्रक्रिया के प्रबंध के दौरान जब लेबर हो रहा हो और उस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, आकलन करना चाहिए और काम जो है न्यूनतम करना चाहिए। यानी जो क्रियान्वय है, जो इंटरवेंशन है वो मिनिमम होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। आगे है नवजात शिशु का माँ के सीने से चिपटाकर रखना KMC कंगारू मदर केयर कहलाता है। यह हाइपोथर्मिया की रोकथाम में सहायक होता है। माय डियर, नवजात KMC जो होता है माँ बच्चे के बीच बॉन्डिंग तो बढ़ाता ही है। इसे हम लोग जो KMC होता है, KMC जो है माँ और बच्चे के बीच लगाव भी बढ़ाता है। इसे हम लोग स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी हम लोग बोलते हैं। ओके, चलिए। डायबिटिक केटाएसिडोसिस डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के दौरान उत्पन्न होने वाली मोस्ट सीरियस मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है। माय डियर, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि देख लीजिए, डायबिटिक केटाएसिडोसिस डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के दौरान उत्पन्न होने वाली मोस्ट सीरियस मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान, सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए कि ये डायबिटीज केटोएसिडोसिस क्या होता है। ठीक है ना, डायबिटिक केटोएसिडोसिस क्या होता है, कमेंट कीजिए। आगे है डायबिटिक पेशेंट के फीट में टिश्यू नेक्रोसिस होना भी इसकी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। कहने का मतलब है कि डायबिटीज पेशेंट में जो फीट होता है उसमें जो ऊतक है उसमें ऊतकों का मरना नेक्रोसिस कहते हैं, इससे के होना भी कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके पैरों में नेक्रोसिस यानी ऊतकों को जो है ख़त्म होना, नष्ट होना जो है हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन। समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे देख सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में पेरिफेरल नर्व डिसफंक्शन के कारण उसमें पेन सेंसेशन को फील करने की क्षमता कम हो जाती है। अब यही चीज़ें तो है, जब पेन और सेंसेशन फील करने की क्षमता कम हो जाएगी तो नेक्रोसिस होने लगता है। वहाँ पे ये चीज़ें तभी होता है जब आपका पेरिफेरल नर्व जो है काम करना डिसफंक्शन, मतलब सही से काम नहीं करेगा यह नर्व, जिससे पेन सेंसेशन फील करने की क्षमता समाप्त होने लगती है, कम होने लगती है। ऐसा होने से रोगी को मिल्ड इंजरी का पता ही नहीं लगता। ऐसा होने से अगर चोट उट लगता है तो आपको दर्द या सेंसेशन नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको चोट लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि आपको दर्द और आपको सेंसेशन हो ही नहीं रहा है, पता नहीं चलेगा। मिल्ड इंजरी होगा तो धीरे धीरे यह मिल्ड ट्रॉमा अल्सरेशन तथा गैंग्रीन के रूप में ले लेता है। तो ये जो आपका नेक्रोसिस के बात कह रहा है, नेक्रोसिस के बात इस आधार पे कह रहा है क्योंकि ये मान गए डायबिटिक पेशेंट में जो पेरिफेरल नर्व डिसफंक्शन होता है, इस कारण से आपका सेंसेशन और पेन समाप्त हो जाता है, जिसे वहाँ पे अगर चोट लग गया उस जगह पर, तो चूँकि पहले से आपका सेंसेशन, आपका जो है पेन समाप्त है, तो उस कारण आपको न पेन का पता चलेगा और न सेंसेशन का पता चलेगा, और चोट लगने के बाद भी कोई अनुभूति होगी नहीं। तो यही चोट धीरे धीरे जो बड़ा चोट के रूप में आपको चला जाएगा, और यही जो है वहाँ पे अल्सर, घाव, और वहाँ पे गैंग्रीन यानी ऊतकों का सड़ना के रूप में आपको होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे है। फीमेल में यूटीआई के होने की संभावना तुलनात्मक अधिक होती है। पुरुषों की तुलना में इनमें यूरेथ्रा के छोटे होने तथा यूरेथ्रा के एनस के निकट स्थिति होने के कारण होता है। देखिए,
सबसे पहले जान लीजिए यूटीआई जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, मूत्र नली का संक्रमण, यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होती है। अब आप कहेंगे भाई क्यों होता है अधिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में? तो महिला का जो यूरेथ्रा होता है वह छोटा भी होता है और यूरेथ्रा जो है एनस के साथ में, एनस के नज़दीक होता है, इस कारण से इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है। ठीक है ना। आगे है फीमेल में यूरेथ्रा की लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, जबकि मेल में लगभग जो है 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। तो कितना का फ़र्क है आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे है कि पाइलोनेफ्राइटिस के अधिकांश केसेज में इन्फेक्शन की शुरुआत लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से होता है, जो कि बाद में रीनल पेल्विस तक पहुँच जाता है। पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है ना, के केस में इन्फेक्शन की शुरुआत निचली यूरिनरी ट्रैक्ट से जो है आपका होता है और इसके बाद में रीनल पेल्विस तक जो है आपके पहुंच जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए कोमा एक मेडिकल इमरजेंसी है, ध्यान से देखिएगा। कोमा एक मेडिकल इमरजेंसी है, चिकित्सीय आपात स्थिति है। अतः कमेटोज पेशेंट को, ठीक है ना, यानी कोमा वाले पेशेंट को इमीडिएट आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करना चाहिए। तो कोमा एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। कोई पेशेंट अगर कोमा में चला जाए, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाए, बेहोशी हो जाए, तो वह कोमा होता है और इस दौरान उसे इमीडिएट इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती की जानी चाहिए। तो माय डियर, इस प्रकार से आज का 20वां नंबर का थ्योरी समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को जरूर कुछ चीज़ें समझ में सीखने को मिला होगा इस थ्योरी से। थ्योरी लाने का मतलब है आपका नॉलेज बढ़ाना, चीज़ें सोचना। इन सारे चीज़ों के बल पे ही आप जॉब ले पाएंगे। एमसीक्यू के बल पर कभी जॉब नहीं ले पाएंगे आप। ओके, धन्यवाद।